हेलो दोस्तों, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 विषय गणित का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें एक प्रश्न है कि यदि बिंदु P और Q A ऋण 2 और 5 और B 3 1 को मिलाने वाली रेखा पर इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QB, तो PQ का मध्य बिंदु है। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर बोला गया है कि दो रेखाएं, दो बिंदु है A और B, जिनका निर्देशांक दिया गया है -2 और 5 तथा यहां पर 3 और 1 दिया गया है। इस बिंदु पर जो एक रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा पर दो बिंदु इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QB, यानी यहाँ P और यहाँ Q है। ये सब आपस में बराबर है तीनों का। कौन? AP बराबर है PQ बराबर है QB का। तो यहाँ पर बोला गया है कि PQ का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। किसका? PQ का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हमें P और Q का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। चूंकि ये सभी तीनों भाग आपस में बराबर है, तो ये जो मध्य बिंदु आएगा, PQ का मध्य बिंदु आएगा, वह AB का भी मध्य बिंदु होगा। AB का मध्य बिंदु होगा। अतः हम सीधा सीधा क्या निकाल दें? इस बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। मान लीजिए वह मध्य बिंदु R होगा, तो इस R का निर्देशांक निकालेंगे। यह AB का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये सब आपस में तीन भाग में बटा हुआ है। तो ये वाला मध्य बिंदु यहाँ पर AR और R भी एक समान होगा। तो हमें देखना है अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक x, मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर, इन दोनों को सीधा जोड़ेंगे, -2 धन 3 इसका आधा, यानी कितना आ गया ये? यहाँ 1/2 तथा यहाँ -2 धन 3/2 बराबर, यानी ये 3 में 2 घटा तो 1/2। उसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो y को जोड़ेंगे हम, 5 धन 1 इसका आधा 2, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/2, यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया हमारा 1/2 और 3। ये हमारा ऑप्शन हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। हम इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना था, जो कि सी नंबर है हमारा उत्तर। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और AC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो B से AC तक लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। यहाँ त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है जहां A से BC पर लंब ABC, यहाँ A से BC पर लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए AD लंब है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा यहाँ दोनों की दूरी कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि इधर से हम देखेंगे कौन सा, अब किससे, कि यहाँ बोला गया है कि B से, अगर B से यहाँ पर लंब डाला जाए, B से सामने वाली भुजा AC पर लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जबकि AC का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर त्रिभुज हम देखेंगे कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से देखेंगे। एक बार इसको लंब मानते हुए ये आधार BC से लंब AD का क्षेत्रफल देख लेंगे और दूसरा B को लंब मानेंगे और AC पर क्षेत्रफल। तो दोनों क्षेत्रफल एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। इसको बराबर कर देंगे हम, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित एक तरफ आधार है BC,
बी सी आधार जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यह बराबर है किसका, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जिसके बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। और इसका जो यहाँ पर आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। दो से कट गया, 15 8 120 होता है, 24 5 120, ये कटेगा हमारा 8 एकम 8, 8 3 24, 3 3 5 6 15, यानी बी बराबर दिया, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 3 15 हो गया, तो बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा, डी नंबर। उसको तुरंत हमें क्या देखना था इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों तरफ से, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का, 1/2 15 गुणित 8, और दूसरी तरफ 1/2 लंब गुणित 24, 1/2 कटा, 8 3 24 और 3 5 15, या 15 8 120, उसमें 24 का भाग दे देते हैं, 24 5 120, उत्तर हमारा 5 सेंटीमीटर तुरंत आता है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 98 नंबर का। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती। 98 नंबर, यानी त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दी गई है तो किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ए बी और सी तीन भुजा दिया है, तो ए धन बी जो है ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी धन सी हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से, सी धन ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हम कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है हमें, तो 5 सेंटीमीटर में हम 1.5 को यदि हम घटा दें तो यह आ जाएगा 3.5। वह जो मान है वह 3.5 से अधिक होना चाहिए। जिसका ऑप्शन 3.5 से कम है तो उसका त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी पहला नंबर को देखिए 3.4 सेंटीमीटर है, 3.4 सेंटीमीटर जो कि इससे छोटा है, यानी तीसरी भुजा अगर हम इसको लेंगे तो यह कोई भी दो भुजाओं का योग 1.5 और 3.5 का योगफल इस 5 से अधिक नहीं हो रहा है, मतलब त्रिभुज। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब 99 नंबर का प्रश्न, इसमें चित्र में दिया गया है कि दिए गए चित्र में O एक वृत्त का केंद्र है और AOC बराबर 120 अंश है, तो कोण BDC का मान ज्ञात करना है। आइए हम BDC का मान देखते हैं। यहाँ पर ये वृत्त दिया गया है जिसमें एक ऋजु कोण, यहाँ पे केंद्र, इसका केंद्र वो है, यहाँ से ये एक एंगल बना हुआ है, एंगल यहाँ 120 अंश दिया हुआ है। और तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि किसी वृत्त द्वारा ये कौन सा कोण बना हुआ है, यहाँ पर ऋजु रेखा का कोण, दो सम्मुख कोण, यहाँ पर दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इधर 120 अंश है तो ये वाला हमारा 60 अंश आ जाएगा, 60 अंश। उसके बाद यहाँ पर हमारा और दिया हुआ है सी से ऐसे ए और इसको मिलाया गया है। तो हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा कोई भी चाप है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। यानी यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अगर यहाँ 2x है, केंद्र में 2x है तो परिधि पर एक अंश होता है। साथ ही साथ परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे ये सब कोण आपस में बराबर होंगे, ये सब 100 होता है। इसको कहा जाता है एक ही अवधा में, यानी एक ही चाप द्वारा, चाप यहाँ पर जो भी है मान लीजिए ए बी, इस ए बी चाप द्वारा जितने भी परिधि पर बने कोण रहेंगे वे आपस में बराबर होंगे। लेकिन केंद्र पर बना कोण, जो परिधि पर बना कोण है, उसका 2 गुना रहेगा। तो आइए हम देखते हैं इस चाप द्वारा, कौन सा चाप द्वारा, BC चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर एक कोण बना हुआ है BOC जिसका मान 60 अंश है, और इसी चाप द्वारा परिधि पर जो बना कोण है वह क्या है, BAC है, BAC। तो इसी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। BAC, सॉरी ये A इधर है, यहाँ पर D है,
BDC, तो BDC का मान ज्ञात करना है। ये वाला A है और यहाँ पर D है, तो BDC का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा? ये 60 है, तो इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 अंश का आधा 30 डिग्री होगा, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 30 अंश। किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। इस प्रकार इसको हमें बनाना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज 100 नंबर का प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, जिसमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है। इसमें ए बराबर x अंश, बी बराबर y अंश, सी बराबर 2z डिग्री 2z अंश और डी बराबर z माइनस 15 डिग्री z माइनस 15 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए हम 101 नंबर का सवाल देखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है उसके दो संलग्न कोण यानी एक ही और के जो कोण होता है इसका मान होता है 180 अंश का। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक सीधी रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ये दोनों कोण कोण ए और कोण डी का मान 180 अंश होगा, कोण बी कोण सी का मान 80 अंश होगा, कोण डी और कोण सी का मान 180 अंश होगा। ये तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन दोनों को सी और डी को जोड़ें तो यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है 2z डिग्री प्लस इसका मान दिया हुआ है यहाँ डी का मान z माइनस 15 डिग्री। दोनों का योगफल कितना? 180 अंश। हम देखेंगे कि यहाँ पर 3z बराबर 180 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा, 15 उधर जाके प्लस। तो यहाँ पर 3z बराबर 195 हो जाएगा 195 डिग्री। 3 से काट दें तो 3 6 का 18 और 3 5 6 15। जेड का मान 65 डिग्री, जेड का मान 65 डिग्री हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल में है, ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 119 नंबर की जनसंख्या है ना। एक गांव की जनसंख्या 7960 है, जिसमें से 4660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें से महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं कि उस जनसंख्या में कितना है। हमारे कुल जनसंख्या है 7960, जिसमें से साक्षर कितने हैं? टोटल साक्षर हो जाएगा 9660 का 60%। कितना प्रतिशत? 60%। यानी हम यहाँ पर इन दोनों को काट दिए। यहाँ पर 6 6 36, यहाँ 36 की 6 6 54, 57 की 7 हासिल 5 7 6 6 7 42 5 47। इतना 4776 पुरुष और महिलाएं करके साक्षर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं की संख्या कितना है? 4660 महिलाएं हैं। तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितना है? साक्षर महिला बराबर इसका 70% साक्षर है। 70%, यहाँ पर 70% महिलाएं साक्षर है। तो यहाँ हम दोनों सुन काटेंगे। 7 6 42 हो जाएगा, 42 2 और फिर 7 6 42 4 46 और 7 चौक 28 4 32। इतने पुरुष हमारे महिलाएं क्या है? साक्षर है। हम इकाई का अंक पकड़ लेते हैं। 6 में 2 घटा और 4 आ गया। हमारा उत्तर 1514। एक ही में 4 ऑप्शन है। देख लेते हैं घटा के। 6 में से 2 घटा तो 4, 7 में से यहाँ 1, 7 में से 2 घटा 5, ये कितना आ गया? 1514 पुरुष। 1514 पुरुष क्या है हमारे पास? साक्षर है। इस प्रकार हम देख लिए इकाई का अंक देख लिए, एक ही चीज में मिल रहा है, तुरंत हम इसको घटा दिए। इस प्रकार इस सवाल को बनाएंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न फिर से देखें। 120 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए।
तो आइए देखते हैं 120 नंबर का सवाल। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हमारे पास होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आइए हम यहाँ पर दूरी देख लेते हैं। कुल दूरी कितना दिया है यहाँ पर? कुल दूरी बराबर दूरी 165 धन 73 किलोमीटर, यानी कुल दूरी हो जाएगा 5 3 8 और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, ये 238 किलोमीटर ये कुल दूरी हो गया। और कुल समय, यानी कुल समय यदि हम देखेंगे तो दोनों को पहले हम सेकंड में बदल देंगे और फिर बाद में घंटे में बदल देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ 95 मिनट है, उसको सेकंड में बदल देते हैं तो ये कितना आ गया? 6 5 30 की 0 और 6 9 54 57, ये 5700 सेकंड आ गया। जबकि दूसरी दूरी को तय करता है कितने में? 1500 सेकंड में। दूसरा दूरी 1500 सेकंड है, कुल जोड़े तो इसको कितना आ गया? 7 5 12 7200 सेकंड, 7200 सेकंड हो गया। इसको हम घंटे में बदलेंगे, 7200 सेकंड को यदि हम घंटे में बदल दें तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। ये सेकंड हो गया, काट दिए हम। 6 7 36 दूनी 72, यानी 2 घंटा होता है। हम जान रहे हैं कि 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है, तो 7200 सेकंड बराबर 2 घंटा। तो कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पर कुल दूरी कितना हो गया? चाल बराबर, औसत चाल बराबर यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय, हाँ ना। तो यहाँ पर कुल दूरी हो गया 238, उसमें 2 घंटे का भाग दे दिए तो 119 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा खत्म, कुल दूरी बटे कुल समय। इस प्रकार ये बनेगा हमारा 119 किलोमीटर पर आवर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आइए हम 116 नंबर का सवाल भी देखते हैं। हमारा 116 नंबर का सवाल, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? 116 नंबर का सवाल है। इस 16 नंबर का सवाल हमें देखना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगी 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए CI और SI में अंतर, CI और SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है? तो अंतर बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100, गुणित दर बटे 100 ये होता है। मूलधन गुणित दर का वर्ग बटे 100 होता है 2 साल के लिए। तो यहाँ पर 200 रुपये दिया हुआ है, बराबर मूलधन हमें पता नहीं, इसको P लिखें, R बराबर 5/100 और पुनः R बराबर 5/100। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसको यदि हम काट दें, 5 5 चौक 20, 5 शून्य 0, 5 5 अट्ठे 40, P बराबर ये 100 इधर आकर के गुणा हो जाएगा किसके साथ? तो 8 गुणित 100 गुणित 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 80,000, 80,000 रुपये। ये P बराबर 80,000, P बराबर 80,000 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर ये A बनता है। आइए हम इसको ट्रिक से कैसे बनाएं। यदि हम ये जो फार्मूला याद है तब ठीक है, नहीं मालूम तो R बराबर यदि 5% दिया हुआ है, R बराबर 5%, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 1/20, 1/20। तो यहाँ पर मूलधन को 2 साल के लिए है, तो इसका वर्ग 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। यहाँ पर मूलधन P बराबर 400 मान रहा, तो इसके पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 400 का 1/5, 1/20 यानी 5%। 400 का 1/20 यानी 20 के इसमें भाग दे दूं तो 20 रुपया आएगा। दूसरा साल यहाँ भी 20 रुपया, पहले साल 20 रुपया, दूसरा साल भी 400 का 20 रुपया और 20 का भी 1/20 यानी 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ये जो है साधारण ब्याज कहलाएगा और टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो 1 रुपया है वह अंतर कहलाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 1 रुपया यानी अंतर 1 है, तो एक्चुअल अंतर कितना है? 200 है। तो अंतर यदि 400 होगा, कितना? 400। हमारे पास कितना अंतर हमारा पास क्या है? यदि 1 रुपया है, अंतर हमारे पास 1 रुपया, 1 रुपया बराबर 200, तो ये हमारा 1 रेशियो बराबर 200 है, तो 400 रेशियो बराबर, 400 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा
200 गुणित 400, इसी रेशियो का अंतर एक, जैसे हमारा जो माने हैं उसमें अंतर आया है 1 रुपया, जबकि एक्चुअल अंतर कितना है 200 रुपया। तो एक 400 माने हैं तो 1 रुपया अंतर आया, तो 200 अंतर कब आएगा जब ये 400 भी 200 गुना होगा। तो यहीं पर 200 को गुना कर दिया हमने, आपका 80,000 रुपए, ये हमारा उत्तर आ गया। हमें इसी प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। यदि तीन वर्ष बोलते हैं तो यहाँ पर हम 20 का 3 बार गुणा है, 20 का क्यूब लेते हैं और ये उत्तर हम ढूंढते। इस प्रकार हमें इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर अंतर वैसे अंतर में हमारे जानते हैं कि 5% है, तो इसका कितना होता है 5 5 10.25, इसका अंतर 0.25 होता है। उस विधि से भी इसको बना सकते थे। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से वीडियो आपको बना सकूं आपके लिए।